नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, उसके बारे में शॉर्ट संक्षिप्त परिचय। अब हम ज्ञात करेंगे कि परिस्थिति के क्या आधार हो सकते हैं। तो राल्फ लिंटन ने परिस्थितियों को दो आधारों पर बांटा है, एक तो प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है जो हमें अपने जन्म से मिलती है। कोई व्यक्ति जब पैदा होता है उसके साथ ही उसको जो परिस्थिति मिल जाती है, जो समाज में स्थिति उसको मिल जाती है, वो उसकी प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। प्रदत्त परिस्थिति को हम जन्मजात परिस्थिति भी कह सकते हैं। राल्फ लिंटन ने इसको 6 आधार बताए हैं इसके। वो आधार में एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ। लिंग के आधार पर भी, सबसे पहले लिंग के आधार पर, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, इसके आधार पर ये आपकी प्रदत्त परिस्थिति आपको जन्म से ही मिल जाती है। आपके हाथ में नहीं है कि आप स्त्री होना चाहते हैं या पुरुष होना चाहते हैं। आप जिस लिंग में जन्म लेंगे वही लिंग आपका हो जाएगा। आयु के आधार पर, आयु के आधार पर किस प्रकार से परिस्थिति का निर्धारण होता है? शिशु, किशोर, वृद्ध, प्रौढ़, ये सब आयु के आधार पर राल्फ लिंटन ने भेद किया है परिस्थिति का। नातेदारी के आधार पर, कोई किसी का बहन होता है तो कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का चाचा होता है तो उसी समय किसी का पिता हो सकता है, उसी समय किसी का भाई भी हो सकता है। ये सारी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर डिसाइड होती हैं। तो राल्फ लिंटन ने जो तीसरा बेस बताया है प्रदत्त परिस्थितियों का, वो है नातेदारी। आप इनको नोट करते चलिए। जन्म के आधार पर चौथा भेद बताया राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर राजकुमार बन के पैदा होता है, अर्थात अगर कोई राजा के घर में पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली राजकुमार हो जाता है। मतलब कोई परिस्थिति उसको जन्म से ही मिल जाती है कि किस खानदान में वो पैदा हुआ है, उसके आधार पर वो उस तरीके का हो जाता है। पांचवा है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। शारीरिक विशेषता हो सकता है कोई दिव्यांग हो बचपन से ही, तो उसको वो परिस्थिति बचपन से ही मिल गई। लंगड़े होने की परिस्थिति जैसे किसी को मिल गई बचपन से ही, ये भी बचपन से ही जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। हो सकता है मेहनत करके इनको चेंज किया जा सके, आजकल मेडिकल साइंस वगैरह के द्वारा इसको चेंज कर लिया जाए, लेकिन ये मिलती जन्म से ही है, इसलिए ये भी प्रदत्त परिस्थिति है। और अंतिम आधार राल्फ लिंटन ने बताया जाति और प्रजाति। जाति और प्रजाति के आधार पर भी वो प्रदत्त परिस्थितियों को आंकते हैं। जाति कैसे भी, प्रजाति, हम सब भारतीय हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है तो हम सब भारतीय हो गए। हमारी प्रजाति क्या हो गई? भारतीय हो गए। हमने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो हम हिंदू हो गए। ये सब जिस परिवार में, जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में हम पैदा होते हैं, उसी प्रकार से हमारी जाति और प्रजाति हो जाती है। ये 6 आधार प्रदत्त परिस्थिति के बताए थे। इसी प्रकार राल्फ लिंटन ने अर्जित परिस्थिति के भी 6 आधार बताए हैं, 6 भेद बताए हैं। वो भी मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। अर्जित परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति जिसको व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता के अनुसार समाज में रहकर, समाज के नियमों से या प्राप्त करता है, वो उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। राल्फ लिंटन ने 6 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला संपत्ति। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से जो संपत्ति बनाता है वो उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। दूसरा शिक्षा। शिक्षा सब जानते हैं, जो भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, ये व्यक्ति बीए पास है, ये व्यक्ति बीएससी किया हुआ, ये व्यक्ति पीएचडी किया हुआ, ये सब उसकी शिक्षा अर्जित परिस्थिति में आ गई। व्यवसाय। कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को खोलता है, उसको चलाता है, उसको चलाने की पूरी प्रक्रिया को निभाते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, तो ये व्यवसाय अर्जित परिस्थिति होगी। अब आप लोग कह सकते हो कि किसी को फैमिली से व्यवसाय मिल जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन चलो किसी को व्यवसाय मिल भी गया तो उस व्यवसाय को आगे बढ़ाना, आगे चलाना, एक चलते हुए व्यवसाय का मैनेजमेंट करना भी एक बहुत कला का खेल होता है। इस कारण व्यवसाय को भी अर्जित परिस्थिति में रखा गया है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो कि व्यवसाय और संपत्ति प्रदत्त परिस्थिति में नहीं आता है।
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। विवाह तो आपके लिए अर्जित परिस्थिति है ही, क्योंकि आप अगर पुरुष हैं तो बहू लेके आते हो, 7 फेरे लगाते हो, जयमाला डालते हो, उसके बाद ही कोई 2 लोग आपस में साथी बनते हैं, तो ये तो अर्जित परिस्थिति है, मेहनत करके ही मिलती है। राजनीतिक सत्ता भी मेहनत करके मिलती है, चाहे गांव का सरपंच हो, पार्षद हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भी सत्ता अर्जित परिस्थितियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जन्म से ही आप राजनीतिक सत्ता वो राष्ट्रपति हो जाओ, ऐसा नहीं होता। उपलब्धियाँ, जो आपने उपाधियाँ प्राप्त की हैं, वो भी सब अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। अब ये प्रश्न उठता है, ज़्यादातर यूजीसी नेट वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि माता पिता कैसी परिस्थिति है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है माता पिता तो प्रदत्त परिस्थिति है। सोचिए, नहीं, गलत। माता पिता प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, माता पिता अर्जित परिस्थिति है। कोई ये कह सकता है कि आप माता या पिता कब बनेंगे? जब आप चाहेंगे, एफर्ट के द्वारा बनेंगे माता या पिता। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑटोमेटिकली जन्मजात माता पिता हो, कोई पैदा होते ही माता पिता बन जाए। ऐसा अगर कोई हो तो माता पिता प्रदत्त परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इन केस हम तो यही जानते हैं कि पैदा होने के बाद एक विवाह के उपरांत माता पिता बनते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी, चूंकि विवाह भी अर्जित परिस्थिति है, इसलिए पति पत्नी भी एक अर्जित परिस्थिति है। एक दूसरे को अर्जित करते हैं, मेहनत के द्वारा चुनते हैं, कैसे भी, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए माता पिता और पति पत्नी दोनों अर्जित परिस्थिति हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पुत्र या पुत्री, तो पुत्र या पुत्री प्रदत्त परिस्थिति है। मतलब कैसे? कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पिता नहीं है, ठीक है ना। आप जिस परिवार में पैदा हो गए तो वहाँ के बच्चे हो गए, तो वो आपके माता पिता हो गए, और आप उनके पुत्र हो गए। तो पुत्र क्या है? आपकी प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। क्या है कि समाज में कुछ परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ परिस्थितियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। जो सरल समाज होता है, सरल समाज मतलब ग्रामीण समाज होता है, ग्रामीण समाज में प्रदत्त परिस्थितियों की ज़्यादा वैल्यू होती है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब जन्म से जो परिस्थिति मिलती है उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे जाति और जो संबंध होते हैं, चाचा बुआ फूफा, इन सब की परिस्थितियों की ज़्यादा वैल्यू होती है बंद समाज में, सरल समाज में, ग्रामीण समाज में। और खुले हुए समाज में, शहरी समाज में अर्जित परिस्थितियों का ज़्यादा महत्व होता है। वहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं रहता कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है। ये महत्वपूर्ण रहता है कि आपने क्या अर्जित किया, आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो, कौन सा व्यवसाय कर रहे हो, कितनी आपकी एजुकेशन है, इन सब पर डिपेंड करता है। तो अर्जित परिस्थितियों की वैल्यू शहरों में या खुले समाज में ज़्यादा होती है, जटिल समाज में ज़्यादा होती है, और प्रदत्त परिस्थितियों की वैल्यू बंद समाज में, सरल समाज में और गांवों में अधिक होती है। अब आगे चलते हैं। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में थोड़ा संबंध या अंतर देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रदत्त परिस्थिति स्वयं समाज द्वारा प्राप्त हो जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को अपनी योग्यता और प्रयत्नों से प्राप्त करना होता है। जैसा कि अपन अभी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है, उसमें उसको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अर्जित परिस्थिति के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, रोजगार ढूंढना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है, तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद वो परिस्थिति अर्जित कर पाता है। कोई कलेक्टर बन पाता है। अगर किसी को टीचर बनना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर बीएड या बीटीसी करना पड़ेगा, फिर टेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो मेरिट में आता है, इंटरव्यू, तमाम चीज़ों के बाद वो टीचर बन पाएगा। तो अर्जित परिस्थिति को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, योग्यता विकसित करनी पड़ती है।
जबकि प्रदत्त परिस्थिति में ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती, वो जन्म के साथ ही हमें मिल जाती है। दूसरा है, प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है जबकि अर्जित परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर का मतलब है कि अगर जैसे आप भारत में पैदा हुए तो आपको ये परिस्थिति प्राप्त हो गई कि आप भारतीय हैं, या आप किसी जाति में पैदा हुए आपको ये परिस्थिति प्राप्त हो गई आप इस जाति से हैं, या आप पुरुष पैदा हुए तो आपकी परिस्थिति निश्चित हो गई कि आप पुरुष हैं। इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है अमूमन। अब आप भारत छोड़ के ही चले जाएं, दूसरे देश में चले जाएं तो आपके परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बहुत कम होता है। अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन बहुत जल्दी हो सकता है। आप टीचर हो सकता है कल आप प्रिंसिपल बन जाओ, हो सकता है वो जॉब छोड़ के आप पीएससी का एग्जाम देके कलेक्टर बन जाओ। तो अर्जित परिस्थिति जल्दी परिवर्तित हो जाती है। आगे चलते हैं। प्रदत्त परिस्थिति से सामूहिकता को बढ़ावा मिलता है जबकि अर्जित परिस्थिति से व्यक्तिवाद को। प्रदत्त परिस्थिति चूंकि सरल समाज में होती है, सरल समाज का एक नियम होते हैं, उसके कारण सरल समाज में हम की भावना होती है, तो जहाँ हम की भावना है तो वहाँ सामूहिकता है, इसलिए प्रदत्त परिस्थिति में सामूहिकता होती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवाद पे, कोई व्यक्ति ने कितना अर्जित किया है उसके आधार पर उस परिस्थिति का सृजन होता है, इसलिए वहाँ व्यक्ति का महत्व होता है, उसकी अन्य चीज़ों का महत्व नहीं होता है कि उसकी फैमिली क्या है, परिवार क्या है, इस चीज़ से मतलब नहीं। कोई कलेक्टर है तो उसके कलेक्टर होने का महत्व है। आगे चलते हैं। चौथा है, प्रदत्त परिस्थिति और उसकी भूमिका में संघर्ष रहता है जबकि अर्जित परिस्थितियों की दशा में संघर्ष की संभावना कम होती है। सीधी बात है कि अगर आपको कोई जन्म से मिल गया है चीज़ तो उसके लिए आपको कोई संघर्ष ही नहीं करना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब आपको कोई पोस्ट चाहिए या आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, एमफिल करनी पड़ेगी, नेट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद तमाम सरकारी पचड़ों में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको जॉब मिल जाए तो बड़ी बात है, ना मिले तो अच्छी बात है। आपको ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे यूँ बैठ के यूट्यूब पे। प्रदत्त, आगे चलते हैं। प्रदत्त परिस्थिति सरल समाज में जबकि अर्जित परिस्थिति जटिल समाज में। अभी ये अपन क्लियर कर चुके हैं, आप इन चीज़ों को एक बार फिर से देख के नोट भी कर लेना। प्रदत्त परिस्थितियां व्यक्ति के अनैच्छिक लक्षणों का पुंज है जबकि अर्जित परिस्थितियां के अंतर्गत व्यक्ति उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। प्रदत्त परिस्थितियां अनैच्छिक मतलब जिन इच्छा नहीं है फिर भी वो आपको मिली हुई है। अब कोई दिव्यांग है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो दिव्यांग हो, लेकिन वो दिव्यांग है तो है। लेकिन अर्जित परिस्थिति, कोई अगर टीचर है और वो कलेक्टर बनना चाहता है तो बन सकता है, वो नियंत्रित कर सकता है, उस चीज़ को तैयारी करे, मेहनत करे तो बन सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं, हम परिस्थिति की विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। परिस्थितियां समाज की आवश्यकताओं का परिणाम है। कोई भी चीज़ समाज में होती है वो आवश्यकता पर ही डिपेंड करती है। कोई परिस्थिति क्यों होगी, हमें टीचर की आवश्यकता क्यों होगी, टीचर की परिस्थिति क्यों बनेगी, क्योंकि स्टूडेंट होंगे, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी। पुलिस की आवश्यकता क्यों होगी, समाज में नियंत्रण के लिए पुलिस की आवश्यकता होगी। सेना की आवश्यकता क्यों होगी, सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होगी। कोई भी परिस्थिति अगर समाज में बनती है तो वह आवश्यकताओं का परिणाम होती है। क्लियर। अगला चलिए, यह सापेक्ष पारस्परिक होती है, अर्थात एक अकेले में नहीं होती बल्कि किसी के साथ जुड़ी होती है। परिस्थिति कभी अकेली नहीं होती, सापेक्ष होती है। सापेक्ष से अभिप्राय ये है कि अगर किसी पिता की परिस्थिति अगर किसी के पास है तो निश्चित रूप से जब वो पिता है तो उसका कोई पुत्र भी होगा। अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो पिता, पुत्र या पुत्री, अगर कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो वो उसको पिता हो ही नहीं सकता। सापेक्ष होती है ना। अगर कोई नौकर है तो इसका मतलब कोई मालिक भी है। इसका मतलब परिस्थितियां सापेक्ष होती हैं, अकेले कभी नहीं होती। स्पष्ट हो गया होगा। स्तरीयकरण का द्योतक होती है। द्योतक मतलब प्रतीक होती है। स्तरीयकरण कैसे प्रतीत होती है, स्तरीयकरण तो आपको पता ही होगा। जैसे किसी कॉलेज में कोई प्यून है, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, एक स्तर बनना है, स्तरीकरण बनना है।
तो ये परिस्थितियों से स्त्रीकरण पता चल जाता है कि कौन क्या है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इस स्त्रीकरण के तहत आता है। ये इसकी विशेषता हो गई। आगे चलते हैं, परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट लेते हैं, जैसे बहुल परिस्थिति, मल्टी स्टेटस। अंग्रेजी में भी इसको करते चलो, कई बार ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं उसमें अंग्रेजी के टर्म लिखे आते हैं, हिंदी के टर्म चेंज हो जाते हैं, और ऐसे चेंज होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन इंग्लिश का जो टर्म होता है वो इंग्लिश में ही रहता है, वो बहुत कम चेंज होता है या चेंज होता ही नहीं। इसलिए इंग्लिश में किसी भी टर्म को याद करते चलिए। बहुल परिस्थिति, मल्टी स्टेटस, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राल्फ लिंटन की अवधारणा है, एक व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण करते हुए सम्मिलित रूप से बहुल परिस्थिति कहलाती है। जब एक व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियों को धारण करता है, जैसे एक साथ मतलब एक ही समय में, जैसे एक समय में वो पिता भी हो सकता है किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है। कोई एक ही व्यक्ति है ना परिवार में, वो किसी के लिए पति भी हो सकता है, किसी के लिए भाई भी हो सकता है, किसी के लिए पुत्र भी हो सकता है, किसी के लिए बाप भी हो सकता है। इन सबको क्या कहते हैं? मल्टी स्टेटस। ये राल्फ लिंटन की अवधारणा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दूसरा, परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति संकुल या पुंज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस सेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मर्टन का कहना है कि एक समय विशेष में एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई सभी परिस्थितियों को परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। इस आधार पर मर्टन दो प्रकार के परिस्थिति प्रतिमान बताते हैं। एक समय विशेष में एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई जितनी भी भूमिकाएं हैं वो उसकी परिस्थिति सेट कहलाती हैं। ठीक है ना, स्टेटस सेट कहलाती हैं। एक समय में, जैसे एक समय में कोई किसी जगह पे शिक्षक भी है, किसी जगह पे वो पिता भी है, किसी जगह पे वो भाई भी है, तो इन सब का सेट क्या कहलाएगा? परिस्थिति पुंज कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की परिस्थिति होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान और अर्जित परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है ना, वही बातें हैं। प्रदत्त मतलब जो आपको मिली हैं, अर्जित मतलब जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित की हैं। जब व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान की स्थिति में होता है तो यह प्रकट, और अर्जित परिस्थिति प्रतिमान अप्रकट होता है। ठीक है, जब अर्जित परिस्थिति प्रतिमान होता है, जैसे वो अपने ऑफिस में है तो वो टीचर है, माना कि टीचर है, तो उसके लिए वहाँ पे बाप की परिस्थिति गौण हो जाएगी, टीचर की परिस्थिति मेन हो जाएगी। जब वो घर पे आता है तो उसकी टीचर की परिस्थिति खत्म हो जाएगी, मतलब अर्जित परिस्थिति खत्म हो जाएगी और प्रदत्त परिस्थिति की वैल्यू बढ़ जाएगी। केवल यही यहाँ पे ये बात कही गई है। परिस्थिति क्रम स्टेटस सीक्वेंस मतलब एक क्रम से, है ना। ये भी रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं पढ़ के बताता हूँ। मर्टन का कहना है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियां धारण करता है, जिसे सम्मिलित रूप से परिस्थिति क्रम कहते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक के बाद एक परिस्थिति, जैसे कोई पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसकी बच्चे की परिस्थिति, बच्चा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो वो किशोर बन गया, फिर उसके बाद उस वयस्क हो गया, प्रौढ़ हो गया और वृद्ध हो गया। ये परिस्थितियां उसने अपने जीवन काल में चेंज करता गया। ठीक है, या अर्जित परिस्थिति में देख लीजिए, कोई आज स्टूडेंट है, कल वो पुलिस में चला गया, एसपी बन गया, वहाँ की भी नौकरी छोड़ के उसने चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री बन गया। तो ये पूरा क्रम है, इसको परिस्थिति क्रम बोलते हैं, स्टेटस सीक्वेंस। ये मर्टन की अवधारणा है, इसको याद रखना। प्रदत्त परिस्थिति क्रम स्थायी होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति क्रम चेंज होता रहता है, उसका कोई स्थायी नहीं होता है। हो सकता है आप टीचर की जॉब से सीधे कलेक्टर बन जाएं, या आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। लेकिन
जो प्रदत्त होता है, तो पहले आप बेटा बनोगे, फिर उसके बाद पिता बनोगे, उसके बाद दादा बनोगे, उसके बाद परदादा बनोगे। प्रदत्त का क्रम लगभग एक सा ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मुख्य परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति को की स्टेटस बोलते हैं। की स्टेटस अंग्रेजी बिल्कुल लिख के रखिए। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस, यह अवधारणा E.T. हीलर की है। E.T. हीलर द्वारा परिस्थिति को सामान्य एवं मुख्य में विभाजित किया गया है। वह परिस्थिति जो जाने अनजाने व्यक्ति से जुड़ जाती है सामान्य परिस्थिति कही जाती है। ऐसी परिस्थिति सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। ठीक इसके विपरीत एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में जाना और पहचाना जाता है। यह विशेष अर्जित परिस्थिति होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, शिक्षक। इस परिस्थिति के सामने अन्य सभी परिस्थितियां गौण हो जाती हैं। यह जटिल समाज की विशेषता है, इसे ही मुख्य परिस्थिति कहते हैं। कुछ परिस्थितियां, जैसे आप जन्म से पैदा हुए कि हाँ हम इस गांव में रहने वाले हैं, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, हम क्षत्रिय हैं या हम वैश्य हैं, ये आपकी परिस्थिति है। ये और हमारा क्या काले कलर रंग के, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, ये हमारी परिस्थिति है, हमें ये मिल गई। लेकिन इस परिस्थिति को लेते हुए हम आगे चले और हमने डॉक्टर बन गए, तो हमारी सारी परिस्थितियां गौण हो जाएंगी और जो डॉक्टर की परिस्थिति है वो परिस्थिति प्रमुख हो जाएगी। और ये जटिल समाजों में होती है, इसलिए ये अर्जित परिस्थितियां ज़्यादातर होती हैं। ठीक है ना। तो जो परिस्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य परिस्थिति या की स्टेटस। ये हीलर की अवधारणा है, इसको याद रखना। प्रधान परिस्थिति मास्टर स्टेटस, ये भी मुख्य परिस्थिति की ही तरह है, बस ये अंतर इसमें यह है कि प्रधान परिस्थिति में अर्जित परिस्थिति की जगह प्रदत्त परिस्थिति पे ध्यान दिया जाता है ना। प्रदत्त परिस्थिति कैसे? जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कलेक्टर हो, सिपाही हो, चोर हो, क्या हो, आपकी कोई अर्जित परिस्थिति है, आप भारतीय हो माना कि, तो वो परिस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। या गांव में आप कोई भी बने रहो, अगर आप उच्च जाति के हो तो आपकी वो परिस्थिति मेन परिस्थिति हो जाएगी। या आप गांव के प्रधान हो या गांव के मुखिया हो, जो आपको जन्मजात मिल गई है, तो वो परिस्थिति आपकी मुख्य परिस्थिति हो जाएगी, प्रधान परिस्थिति हो जाएगी। ये मुख्य परिस्थिति और प्रधान परिस्थिति में अंतर है। और प्रधान परिस्थिति की अवधारणा एवरेट ह्यूजेज ने दी थी, याद रखिए, ठीक है। परिस्थिति असंगतता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटस इनसिक्वेंसी। यह गेरहार्ड लेंस्की, मैं दोबारा इसलिए दोहराता हूं कि स्पष्ट हो जाए उच्चारण, की अवधारणा है